देखिए ध्यान दीजिए, अब पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमाणविक त्रिज्या। एक ऐसा टॉपिक जिस पर आने वाले 3 टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट निर्भर करेगा, और वो टॉपिक है आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये 3 टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इस एटॉमिक रेडियस पर। एक तरह से बेसिक टॉपिक के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं, परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, क्या होता है परमाणविक त्रिज्या, समझिए। ध्यान दिया जाए, एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या, कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। फिर से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। आपको बता दें कि ये परमाणविक त्रिज्या का परिभाषा केवल परिभाषा भर है। जब हम परमाणविक त्रिज्या का निर्धारण करने चलते हैं तो होता क्या है कि जब नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को मापने चलते हैं तो पता चलता है कि हमें एक्यूरेट ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो रहा है कि यहां खत्म हो रहा है। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का जो जमाव है कहां खत्म हो रहा है ये पता ही नहीं चलता है। तो हमने परिभाषा सुनाया कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। और जब हम परमाणविक त्रिज्या का निर्धारण करने चले तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो जमाव है एग्जैक्ट यहां खत्म हो रहा है कि यहां खत्म हो रहा है कि यहां खत्म हो रहा है। यही कारण है कि परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन 1 नहीं 2 नहीं 3 रूपों में किया जाता है। जब कोई परमाणु जिस तरह से जिस यौगिक में वर्तमान होता है, कोई सहसंयोजक बंधन बनाकर, कोई वंडरवाल्स आकर्षण बल बंधन से बंधा होता है, तो कोई धात्विक बंधन बनाकर, जब जैसे स्थिति में होता है वैसे परमाणविक त्रिज्या का बात किया जाता है। क्या हम कहना चाहते हैं इसको आप समझिए। Cl2 अणु में, Cl2 अणु में आप जानते हैं Cl के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, और दूसरे Cl के भी बाह्यतम कक्ष में 7। दोनों Cl अपना 7-7 इलेक्ट्रॉन लाया, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। तो ये एक दूसरे के बीच विद्युत संयोजक बंधन बनाया कि सहसंयोजक? सब लोग समझते हैं इस बात को कि ये सहसंयोजक बंधन है। अब बता रहे हैं इस दोनों के बीच जरा सा त्रिज्या का अब हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये है एक क्लोरीन परमाणु, ये है दूसरा क्लोरीन परमाणु, ठीक है। और यहां
इस दोनों क्लोरीन परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा हमको लेना है। दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा हमको लेना है। यहां हम दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा अब हम लेंगे। तो ये है दोनों के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, और अब हम इसका एग्जैक्ट आधा ले रहे हैं। अब हम निर्धारित एक्यूरेट कर पाएंगे कि इसकी परमाणुविक त्रिज्या जो है इतनी है। इसकी परमाणुविक त्रिज्या इतनी है, क्योंकि यहां पर हमको स्पष्ट कहीं नहीं पता चल रहा था कि यहां लेके यहां लेके यहां ले। तो हम क्या किए कि सबसे पहले कोई अणु में गए, अणु गए Cl2, उसमें दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ले लिए, जो सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में सामने आ गया, और इस त्रिज्या का नाम बदल के सहसंयोजक त्रिज्या हो गया। क्यों इस त्रिज्या का नाम सहसंयोजक त्रिज्या हो गया? क्योंकि यहाँ जो परमाणु आपस में बंधे हैं वो सहसंयोजक बंधन से बंधे हैं, इसलिए इस त्रिज्या का नाम सहसंयोजक त्रिज्या हम रख दिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सहसंयोजक त्रिज्या है। अब हमें स्पष्ट पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन अभ्र का जमाव यहां खत्म हो रहा है। जहां ये दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा आएगा वही सहसंयोजक त्रिज्या को इंडिकेट करेगा। अब इसी तरह से यहां हम तीनों तरह के त्रिज्या को आपके सामने लाने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू से थोड़ा बता दें, परमाणुविक त्रिज्या को तीन रूपों में अध्ययन किया जाता है। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा वैन डर वाल्स त्रिज्या, तीसरा धात्विक त्रिज्या। अभी हम केवल एक तरह के त्रिज्या को आपके सामने रखे हैं, अभी दूसरी त्रिज्या वैन डर वाल्स और धात्विक त्रिज्या आना बाकी है। तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणुविक त्रिज्या। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या का। किसी एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए, एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए परमाणुओं के, एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को, यहां से यहां की दूरी को, यहां से यहां की दूरी को हम कह पाएंगे क्या? सहसंयोजक त्रिज्या। तो ये दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी और बटा में 2, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में अबंध लंबाई कहते हैं। तो अबंध लंबाई बटा में 2, इसका सूत्र आ गया सहसंयोजक त्रिज्या का। अब हम बात करते हैं वैन डर वाल्स त्रिज्या का। ये वैन डर वाल्स त्रिज्या पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को पढ़ना होगा वैन डर वाल्स आकर्षण बल क्या होता है। सहसंयोजक बंधन तो पढ़े थे तो तुरंत समझ गए। अब आपको वैन डर वाल्स आकर्षण बल पहले जानना होगा, और तब वैन डर वाल्स त्रिज्या आप पढ़ने के लायक होंगे। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये था सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम आपके सामने केवल वैन डर वाल्स त्रिज्या का बात करने जा रहे हैं। ये है वैन डर वाल्स त्रिज्या। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये वैन डर वाल्स त्रिज्या कैसे है, क्या है, पूरा सारा डिटेल आ रहा है। अभी हम केवल Cl2 में 2 Cl परमाणु के बीच के बॉन्ड का बात किए थे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वैन डर वाल्स आकर्षण बल का, तो पहले हम इस बात को समझाएंगे कि वैन डर वाल्स आकर्षण बल क्या होता है। ये है एक Cl2 मॉलिक्यूल, ये है एक Cl2 मॉलिक्यूल। जब 2 Cl2 अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, परमाणु नहीं, अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो ये भी एक आकर्षण के बल का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के बीच आकर्षण का अनुभव करते हैं। आपको बता दें कि वैन डर वाल्स आकर्षण बल क्या है। वह आकर्षण बल जो अनावेशित अणुओं और परमाणुओं को बांध कर रखता है, वैन डर वाल्स आकर्षण बल कहलाता है। Cl2 पर क्या कोई आवेश है? इस Cl2 पर कोई आवेश है, लेकिन दोनों Cl2 अब एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कैसे आकर्षित करेगा यही समझना है। ये देखिए एक Cl2, ये देखिए दूसरा Cl2, और ये है इसके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, इस अणु का, और इस अणु का बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन ये है। होता क्या है
कि इसका नाभिक इसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को और इसका नाभिक इसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो दोनों अणु एक दूसरे के नजदीक आता है। और दोनों अणु जब नजदीक आता है तो यहीं पर हम अब जो त्रिज्या का अध्ययन करेंगे वो वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि ये जो अणु आकर्षित हुआ है एक दूसरे से, परमाणु नहीं, अणु आकर्षित हुआ है Cl to Cl2, ये दोनों एक दूसरे के बीच जो आकर्षित हुआ है इसके बीच अब काम कर रहा है वैन डर वाल्स आकर्षण बल। और यहाँ अब त्रिज्या का अगर हम अध्ययन कर दिए, यहाँ त्रिज्या निर्धारित कर दिए, तो उस त्रिज्या का नाम वैन डर वाल्स त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर अब वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या है अब आप समझ पाएंगे। दो नजदीक वाले अणुओं, दो नजदीक वाले अणुओं, ये है दो नजदीक का अणु, दो नजदीक वाले अणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को, नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां भी दो परमाणु के नाभिक का बीच की दूरी ले रहे हैं, बीच की दूरी का आधा ले रहे हैं, और वहां भी वही लिए थे, यहां भी वही लिए थे, यहां भी वही लिए थे, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, और यहां भी वही ले रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें दोनों परमाणु एक दूसरे से ऐसे बंधा है और तब हम दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा ले रहे हैं। यहां इसको इधर ई खींच रहा है और इधर ई खींच रहा है, और तब वैन डर वाल्स त्रिज्या दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा लिया जा रहा है। तो जल्दी से बताइए, वैन डर वाल्स त्रिज्या बड़ा होगा कि सहसंयोजक त्रिज्या? वैन डर वाल्स त्रिज्या। आपको बता दें कि यह भी क्लोरीन का ही त्रिज्या है, यह भी क्लोरीन का ही त्रिज्या है। यहाँ क्लोरीन केवल सहसंयोजक बंधन से बना है, यहाँ सहसंयोजक के साथ साथ वैन डर वाल्स से भी, और हम वैन डर वाल्स वाले पर केवल ध्यान देकर त्रिज्या का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये वैन डर वाल्स त्रिज्या हो गया, ये सहसंयोजक त्रिज्या हो गया। अब एक त्रिज्या का और आना बाकी है, और वो है धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले धातु के सतह की संरचना जानना होगा। धातु के सतह पर धात्विक इलेक्ट्रॉन और धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। यह धातु का रड है, छड़ है, और इस छड़ पर धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे धात्विक बंधन कहते हैं। तो यहीं पर अध्ययन करना है कि धातु के क्रिस्टल में धात्विक आयन काफी निकट क्लोजली पैक्ड व्यवस्थित होते हैं। तो दो धात्विक आयन के नजदीक यहां पर हम त्रिज्या का निर्धारण करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप समझेंगे, अब दो धात्विक आयन के बीच त्रिज्या का निर्धारण आपके सामने होगा। देखा जाए, यह है आपका पहला धात्विक आयन, यह है दूसरा धात्विक आयन। इसको कोई नहीं खींच रहा इधर, इसको कोई नहीं खींच रहा इधर, ये आपस में भी सहसंयोजक बंधन से नहीं बंधा है, स्वतंत्र है। बस दो परमाणु है, दोनों धात्विक परमाणु है, दोनों से अलग इसका स्थिति है। और ये भी परमाणु त्रिज्या है, वो भी परमाणु त्रिज्या था, उससे पहले सहसंयोजक वाला भी परमाणु त्रिज्या था। तीनों परमाणुक त्रिज्या है, लेकिन तीनों तीन रूप का है। एक सहसंयोजक बंधन बनाते हुए, एक वैन डर वाल्स आकर्षण बंधन से जुड़ा हुआ था, और एक धात्विक बंधन से। तो दो धात्विक बंधन से आकर्षित दो धात्विक परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को, तो दो नजदीक वाले समीप वाले धात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। तो इस तीनों त्रिज्या को ध्यान से अब देखने का टाइम आ गया है। बढ़िया से इस तीनों त्रिज्या को देख लीजिए, और देखकर थोड़ा पहले ये बताइए कौन सा त्रिज्या सबसे छोटा लग रहा है, क्योंकि ये आपस में बंधा हुआ है, और तब हम नाभिक के बीच की दूरी का आधा ले रहे हैं। कौन सा त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? वैन डर वाल्स। ये इधर खिंचाया है, ये इधर, और तब हम नाभिक के बीच की दूरी, दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा ले रहे हैं। और ये मतलब दोनों के जैसा, ना इसके जैसा ये पैक है और ना इसके जैसा स्वतंत्र है। ये अलग अलग दो एटम है और दोनों के नाभिक के बीच की दूरी लिए हैं। तो ये भी त्रिज्या है, परमाणुक त्रिज्या, ये भी परमाणुक त्रिज्या है, और ये भी। लेकिन इस परमाणुक त्रिज्या यानी धात्विक परमाणुक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक और वैन डर वाल्स त्रिज्या से कम। तो यहां पर हम इसको आरएम से व्यक्त किए हैं। आरएम का मतलब मेटालिक रेडियस, यहां आरबी से दिखाए हैं।
वंडरवाल्स रेडियस, यहां आरसी से दिखाए हैं कोवैलेंट रेडियस, आर फॉर रेडियस, सी फॉर कोवैलेंट, वी फॉर वंडरवाल्स और एम फॉर मेटालिक। तो ये मेटालिक रेडियस धात्विक त्रिज्या, ये वंडरवाल्स त्रिज्या और ये सहसंयोजक त्रिज्या। तो जल्दी से इस तीनों त्रिज्या का क्रम बताना है, इस तीनों त्रिज्या का क्रम। सबसे छोटा कौन सा त्रिज्या? कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा, धात्विक त्रिज्या उससे बड़ा और वंडरवाल्स त्रिज्या। तो हम लोग अभी जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या का परिभाषा क्या कहता है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन 3 पदों में किया जाता है, 3 तरह से किया जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। अब हम इस परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन वर्ग में करने जा रहे हैं। जितना जल्दी सभी स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी निकालकर सामने रख लीजिए। इस परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन आवर्त सारणी में होने जा रहा है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम वर्ग में परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। और वर्ग जो होता है वो उदग्र स्तंभ को कहते हैं। तो आप अपना फिंगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से धीरे धीरे नीचे ले जाइए। सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखिए। इसके बाह्यतम कक्ष में 1s1 है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 5s1, 6s1, 7s1। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर देखिए इधर 1s1 का क्या मतलब? नाभिक के बाद केवल एक कक्ष। 2s1 का मतलब इसके नाभिक के बाद 2 कक्ष मिलेगा, इसमें 3 कक्ष, इसमें। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से वर्ग में नीचे जाते हैं हमेशा कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है, और कक्ष की संख्या बढ़ने से नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये नाभिक उतना तेजी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन नया कक्ष लेकर उपस्थित हो रहा है, उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती जाती है। तो जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? एसबी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम में किसका? इस चारों में सबसे बड़ा आकार सीजियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में सबसे बड़ा आकार किसका? टेलुरियम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी वर्ग में, हर वर्ग में ऊपर पाए जाने वाला एलिमेंट सबसे छोटा आकार का होता है और सबसे बड़ा आकार का नीचे। अब हम बात करने जा रहे हैं आवर्त में परमाणविक त्रिज्या का परिवर्तन। तो आवर्त सामने रख लिया जाए और तब कोई चीज सुना जाए, देखा जाए। आवर्त में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, धीरे धीरे बोलिए। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट शुरू होता है लिथियम से। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन, के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सिर्फ लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1:2s1। इसका पूरा लिख दे, 1:2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। अब एक छोटा सा सवाल आप लोग से, जल्दी से बताइए। जैसे आपने वर्ग में देखा ऊपर से नीचे जाने पर लगातार कक्ष की संख्या बढ़ रही है,
जरा पता लगाइए तो क्या इसमें भी हो रहा है? यस सर, यस सर। कक्ष की संख्या यहां से पता चलता है, यहां से पता चलता है कि पूरे दूसरे आवर्त में कक्ष की संख्या केवल 2 है। कक्ष की संख्या आवर्त में यहां तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कहीं भी बढ़ नहीं रहा है। ये दूसरे आवर्त में जाइए, यहां से 2s कहा 2 ही कक्ष लेकर आया है पूरा एलिमेंट। तो यहां आपको ध्यान से समझना है, एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, अब बड़ा हो गए आप लोग। ये देखिए, ये दूसरा कक्ष, ये है आपका नाभिक, ये है प्रथम कक्ष, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और ये है द्वितीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बताइए? अब यही ना होगा कि ध्यान दीजिए, कक्ष की संख्या सब में 2 ही है, सब में 2 ही कक्ष है, ठीक है, सब में 2 ही कक्ष है। आने वाला इलेक्ट्रॉन जरा पता लगाया जाए कहां इंटर कर रहा है। आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 8, यही ना। और नाभिकीय आवेश परमाणु संख्या के बराबर मानी जाती है। जल्दी से इसका परमाणु संख्या बताइए। इसका यानी इसके नाभिक पर +10 चार्ज होगा, इसके नाभिक पर +9, +8, +7, इस तरह। समझ में आ रहा है? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्ग में क्या हो रहा था कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्ष की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो परमाणु का आकार लगातार बढ़ता गया। इसमें क्या हो रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले से वर्तमान दूसरे कक्ष में ही धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, कोई नया कक्ष लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये नाभिक इससे ज्यादा तेजी से यहां इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसमें और ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसमें और ज्यादा तेजी से खींचेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि दूरी नहीं बढ़ रही है और कक्ष की संख्या वही बनी हुई है 2। तो निश्चित है कि यह नाभिक पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एटम सिकुड़ कर छोटा हो गया। तो यहां नाभिक ज्यादा प्रभावी था, यहां नाभिक ज्यादा प्रभावी था, और जो बाह्यतम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है नया कक्ष लेकर नहीं उपस्थित हो रहा है, इसलिए नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचने में सफल रहा, क्योंकि दूरी नहीं बढ़ रही है और इसका ताकत बढ़ता जा रहा है लगातार। +3, +4, +5 खींचना कहां से है? तो दूसरे ही कक्ष से, तो दूसरे ही कक्ष से खींचना है, और इसकी संख्या लगातार नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जा रही है, तो पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से खींच पा रहा है। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमेशा परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। तो वर्ग में याद रहेगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक त्रिज्या का मान, परमाणु के आकार का मान बढ़ता जाता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो ये था आपका